Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकेंड था हमारा एनसीईआरटी ये 10th क्लास का बायो का, जिसमें कि हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन देख लिया था, इवन प्लांट का भी हमने देख लिया था कोऑर्डिनेशन। बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है या लास्ट पोर्शन या लास्ट पार्ट बोल लो आप उसे। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था इस चैप्टर को, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जो कि है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। किसका? तो एनिमल का। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन देखेंगे एनिमल में, ठीक है ना, यानी कि नर्वस सिस्टम देखने जा रहे हैं। आ रहा है समझ में ना? इस नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली 2-3 चीज़ों को देखेंगे। एक तो सबसे पहले हम ब्रेन देखेंगे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, एंड द थर्ड वन इज न्यूरॉन, जो कि इस नर्वस सिस्टम का ना यूनिट है। यूनिट समझते हो ना, इकाई है। तो हम पहले न्यूरॉन को ही कवर करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी है आप लोगों के साथ। तो एक एक करके हम इस चैप्टर को समझते चलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ही जैसा अभी तक आपने पढ़ा है ऐसा ही आगे भी पढ़ते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल ही एक एक चीज को डीपली देखेंगे, समझ समझ के देखेंगे, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, जो टॉपिक हो गया ना हमारा, वो क्या हो गया? नर्वस सिस्टम या न्यूरल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, या सिंपली बोल दो न्यूरल कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम बोलो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है ना? अब देखो ये नर्वस सिस्टम है क्या। तो नर्वस, देखो कोई भी सिस्टम हो, डिफिनीशन तो लगभग सेम ही होता है, मैंने लाइफ प्रोसेस में ही आपको समझा दिया था। तो नर्वस सिस्टम भी एक सिस्टम होगा हमारे बॉडी का, जिसमें कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आएंगे। ऑब्वियसली ऑर्गन के ग्रुप बनते हैं तभी तो ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो ये भी तो एक ऑर्गन सिस्टम ही है ना, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी एक डिफरेंट ऑर्गन्स का ग्रुप होगा, जिसमें वो सारे ऑर्गन्स आएंगे ना, जो कि देखो हेल्प किस में करेगा वो समझना। मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज को प्रोसेस करेगा, और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। आ रहा है समझ में? और ओवरऑल एक ही काम करेगा, बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करेगा। क्लियर है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो इस चैप्टर का एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना है। जो भी चेंजेस आ रहा है ना, उस चेंजेस के अगेंस्ट हम कुछ और चेंजेस करेंगे बॉडी में, जिस वजह से बॉडी क्या हो, एक इक्विलिब्रियम में रहे, एक होम्योस्टेसिस में रहे। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया था होम्योस्टेसिस वाला। क्लियर है ना? अगर आप भूल गए हो तो पीछे का देख लोगे दोबारा से, ठीक है ना। चलो देखना यहाँ पे। तो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो एक चीज याद रखना कि नर्वस सिस्टम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए। देखो एंडोक्राइन सिस्टम भी है, लेकिन आफ्टर ऑल उसे भी कौन रेगुलेट कर रहा है? अगर आपको याद हो हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को कौन रेगुलेट कर रहा था? दिस वन, नर्वस सिस्टम। क्लियर? सॉरी, हाइपोथैलेमस नहीं, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट कर रहा था? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना? तो इस पॉइंट को समझोगे, यानी कि नर्वस सिस्टम ही है मेन, जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तुम लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम consist of different organs like क्या हो गया? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है ना? इवन सेल्स भी। एंड इट्स यूनिट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसके यूनिट को? तो इसके यूनिट को बोलेंगे हम न्यूरॉन्स, या सिंपली न्यूरॉन बोल दो, या नर्व फाइबर भी इसे बोलते हैं। न्यूरॉन बोल दो या फिर नर्व फाइबर बोल दो, लेकिन नर्व नहीं बोलोगे, ठीक है ना। नर्व बोलोगे ना, सो दैट इज ए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। लेकिन न्यूरॉन बोलोगे तो सिंगल सेल हुआ। ध्यान से देखना, तो ये कंफ्यूजिंग टर्म से थोड़ा सा। अगर न्यूरॉन बोलोगे तो ये एक सिंगल सेल हुआ, नर्व फाइबर बोलोगे ये भी एक सिंगल सेल हुआ। लेकिन अगर सिर्फ नर्व बोल दोगे, है ना, अगर सिर्फ नर्व बोलोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर या कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन।
क्लियर है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो तुम नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज द नर्वस सिस्टम which is mainly responsible for control and coordination in body। क्लियर है ना। तो यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में। कैसे कैसे करेगा ना, इन सब चीजों को तो हम एक एक करके देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। तो देखना यहाँ पे नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, ब्रेन हो गए, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और साथ ही साथ न्यूरॉन्स हो गए। क्लियर है ना, न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर। तो इसे इसे ना मैं क्या करता हूँ, साइड से कहीं लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया तुम्हारा ब्रेन, दूसरा हो गया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा हो गया तुम्हारा न्यूरॉन। और देख लो यहीं पे एक चीज और समझ लेना, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन समझते हो ना, 5 है। तो सेंसरी ऑर्गन्स भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये एक और लिख लो तुम, सेंसरी ऑर्गन्स। आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, है ना, और एक स्किन हो गया। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्लियर है ना, ये 5 क्या होते हैं, क्या क्या हो गए यहाँ पे। तो आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। ये पांचों क्या है, तो सेंस ऑर्गन है। अब देखो सेंस ऑर्गन का मतलब थोड़ा सा समझ लेना यहीं पे, फिर मैं आगे भी बताऊंगा। सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं ना जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। बस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो आपको पता होगा ना बेसिकली, क्योंकि वो प्लांट में भी समझ ही रहे थे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या था, कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है स्टिमुलस है, उस पे जो हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, एक प्रॉपर रिएक्शन जो दे रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स है वो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना कि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, ये स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है। दैट मीन्स यही वो ऑर्गन्स है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा हमारे बॉडी में। यानी बाहर या अंदर कोई भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने वाले यही सब ऑर्गन्स हो गए हैं। अब आखिर इसमें क्या स्पेशल है, ध्यान से समझोगे। आखिर इन ऑर्गन्स में स्पेशल क्या है जो उस चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, आ रहा समझ में। आखिर इस ऑर्गन में स्पेशल क्या है, तो इस ऑर्गन यानी इन सारे ऑर्गन्स में जो स्पेशलिटी होती है वो होती है कि इन सभी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज रिसेप्टर सेल्स। क्लियर है ना, कॉल्ड एज रिसेप्टर सेल्स। इन सभी ऑर्गन्स में ना एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल। और वो रिसेप्टर सेल ही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिटेक्ट द चेंज, यानी टू डिटेक्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए ये रिसेप्टर सेल्स ही मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना समझ में आया आपको। तो देखो अब मैं इसे डिलीट ये इरेज कर देता हूँ, है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखोगे तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर्स होते क्या है, ठीक ना। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं रिसेप्टर सेल्स। क्लियर है ना। या रिसेप्टर बोलो तो ऑर्गन हो जाएगा, रिसेप्टर सेल बोलो तो उसके अंदर प्रेजेंट सेल हो जाएंगे। क्लियर है। तो उसी को देखते हैं यहाँ पे। तो लिख लोगे यहीं पे, दीज आर ग्रुप ऑफ, सेल मत लिखो, स्पेशलाइज्ड सेल लिखो, नहीं, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स which are responsible which are responsible
for detecting the change in environment। अब इसी को तो स्टिमुलस बोलते हैं, तो ब्रैकेट में स्टिमुलस भी लिख सकते हो। जो जो चेंज इन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, इसी को तो स्टिमुलस बोलते हैं। क्लियर है ना? क्या लिखे है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द चेंज इन इन्वायरमेंट। और देखो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इसी में लिख लेना दीज आर प्रेजेंट या दीज आर फाउंड इन द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन, या सेंस ऑर्गन बोलो या सेंसरी ऑर्गन बोलो, एक ही बात है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स, देखते हैं इसके। ठीक है ना? तो क्या हेडिंग डाल दोगे? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, इसके टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सिर्फ टाइप ही नहीं देखेंगे हम बेसिकली सारी चीजों को देखेंगे कि कौन सा टाइप है रिसेप्टर का, वो प्रेजेंट कहाँ है, और वो किस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। आ रहा समझ में? यानी कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या करो ना आप, कि इस तरीके से लिखते चलो साथ साथ। एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहला जैसे देखो, इस तरीके से लिखेंगे हम। जैसे नंबर 1 देंगे हम, लिखेंगे टैंगो रिसेप्टर। क्लियर है ना? तो टैंगो रिसेप्टर क्या करेगा भाई? तो टैंगो रिसेप्टर के बारे में याद रखोगे, ये डिटेक्ट करता है टच को। तो यहाँ पे लिखो डिटेक्ट टच, या रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये पाया कहाँ जाएगा? ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फाउंड इन देखो टच को रिसेप्ट कर रहा है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? आप खुद भी सोच सकते हो, स्किन में पाया जाएगा। तो स्किन एक सेंसरी ऑर्गन था ना, और इस स्किन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल के ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड टैंगो रिसेप्टर, जो डिटेक्ट क्या करेगा? तो टच को डिटेक्ट करेगा। तो कहीं भी अगर बॉडी के किसी पोर्शन में कुछ कुछ चीज, जैसे यहीं पर टच होता है, ठीक है ना, तो हमें फील हो जाता है ना। चलो ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना, इसलिए फील होगा। आप सोच सकते हो सर आप देख रहे हो ना इसलिए। मेरे बैक साइड में अगर मान लो कोई चींटी बैठ जाए, उसे भी तो फील कर पाते हैं ना हम। आ रहा समझ में? सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टैंगो रिसेप्टर एंड दिस सेंसरी ऑर्गन स्किन। क्लियर है? तो इसी तरीके से नेक्स्ट लिख लोगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे? नेक्स्ट तुम लिख लेना थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेगा भाई? तो थर्मो रिसेप्टर तुम्हारा जो है, ये डिटेक्ट करेगा, थर्मो मतलब देख पढ़े होगे ना, थर्मोडायनेमिक्स, हीट से रिलेटेड, तो डिटेक्ट हीट। अब ये पाया कहाँ जाएगा? तो इसमें लिख लोगे, ये पाया जाता है तुम्हारे, ये भी स्किन में ही, फाउंड इन स्किन। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट लिख लेना नंबर 3 हो जाएगा ना, नंबर 3 लिख लो, पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर्स। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या डिटेक्ट करेगा? तो डिटेक्ट करेगा पेन और प्रेशर को। पेन एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पाया कहाँ जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना फाउंड इन, सॉरी, यहाँ पे लिख लो इनर स्किन। ये देखो स्किन के ना अंदर वाले पार्ट में होगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो मुझे बस टच फील हो रहा है, सो दैट इज टैंगो रिसेप्टर काम कर रहा है। लेकिन जब जोर से दबाऊंगा ना, तो पेन भी होगा, प्रेशर भी फील होगा। तो यहाँ पे कौन स्टिमुलेट हो रहा है? तो पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। तो वहां पे एक अलग मैसेज जा रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कोई। क्लियर है ना? तो मैसेज चेंज कर गया ना वहां पे, समझ रहे हो आप? तो ये पॉइंट था। इसके बाद समझना, नेक्स्ट पॉइंट समझोगे। पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट? फोर्थ। फोर्थ लिख लेना गस्टेटरी
रिसेप्टर्स। क्लियर है ना, रिसेप्टर ही लिखो। ये क्या करेगा ना, तो ये डिटेक्ट करता है तुम्हारा ये क्या बोल रहे हैं, टेस्ट को। क्लियर है ना, यहाँ लिख लो डिटेक्ट टेस्ट। जो हम खाते हैं ना तो बोलते हैं ना टेस्टी फूड है, बिकॉज ऑफ दिस गस्टेटरी रिसेप्टर। अगर गस्टेटरी रिसेप्टर के सेल्स डैमेज हो गया ना, या गस्टेटरी रिसेप्टर डैमेज हो गया बेसिकली, तो फिर खाओगे ना कुछ स्वाद वाद पता नहीं चलने वाला है तुम्हें। तो ये क्या हो गया, गस्टेटरी रिसेप्टर। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिख लोगे, ये कहाँ पाया जाएगा भाई, तो ये ना हमारे टेस्ट बर्ड्स में पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स मैंने बताया था लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में। टंग के डिफरेंट पोर्शन में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्लियर है ना, पेपली के नाम से वो आगे पढ़ोगे आप। तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, नीचे जगह है, चलो जगह है और भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन, ये नंबर फिफ्थ। फिफ्थ वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है ना, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो लिख लेना इसी में, डिटेक्ट स्मेल। पाया कहाँ जाएगा भाई, स्मेल के लिए नोज है ना हमारा, तो फाउंड इन नेजल चैम्बर्स। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज समझना, बहुत सारे स्प्रे आते हैं ना कि कभी अगर नाक वाक जाम हो जाए तो स्प्रे मार लो, और ट्रिवीन करके आता है नहीं, तो उन सब चीजों का ना हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सजेस्टेड ये होता है ना कि ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जो सेल्स ये सब है ना, रिसेप्टर सेल्स, ये सब प्लस साथ ही साथ उधर इपिथेलियल सेल्स होते हैं। इपिथेलियल सेल्स जो कि वेट रखने का काम करता है उस नेजल चैम्बर को, तो वो सब ना डैमेज कर सकता है उस सेल को। तो इसीलिए ज्यादा भी हमें यूज नहीं करना चाहिए नेजल स्प्रेस वगैरह। क्लियर है ना, तो बस एक पॉइंट था। चलो यहाँ पे हो गया ना, अब नीचे जगह नहीं बचा है, मैं ऊपर लिखता हूँ। हटाओ। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर सिक्स। सिक्स लिख लेना, फोटो रिसेप्टर। चलो अलग कर देता हूँ इसे। देखो फोटो रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा होगा, फोटो, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन मीन्स लाइट यानी विजन, है ना। तो ये क्या करेगा, ये विजन डिटेक्ट करेगा। क्लियर है ना, यानी कि लाइट डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ लिख लेना यहीं पे, क्या लिख लोगे, डिटेक्ट लाइट। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कहाँ होगा भाई, तो आई में प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, फाउंड इन आईज, ये आईज में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद देख लो फोटो रिसेप्टर हो गया ना, फोनो रिसेप्टर नहीं हुआ है, चलो फोनो रिसेप्टर लिख लो सेवेंथ। देखो फोनो रिसेप्टर कैसे याद रखोगे, फोन, फोन समझते हो ना, फोन कॉल, फोन कॉल कहाँ से कर रहा है, कान से, यानी सुनने में ये कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगे, डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करेगा, साउंड ना, साउंड ही तो सुनते हैं ना हम लोग, तो साउंड को डिटेक्ट करेगा। पाया कहाँ जाएगा, तो ईयर में। क्लियर है, नोज आएंगे ना इधर, 1 मिनट, सिट सिट सिट, हाँ नोज आ गया इधर, चलो ठीक है। नेजल चैम्बर मीन्स नोज बेसिकली, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख सकते हो आप, नोज, है ना। तो नोज भी आ गया, स्किन भी आ गया, आई भी आ गया, ईयर भी आ गया, बचा क्या, टंग बच गया नहीं, अच्छा टंग भी तो हो गया ना टेस्ट बर्ड्स। चलो लगभग सारे ही आ गए। एक अलग से लिख लोगे आप, एक होता है स्ट्रेटो रिसेप्टर। द एट वन इज स्ट्रेटो रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, प्रेजेंट है ईयर में ही, ठीक है ना। चलो मैं पहले लिख देता हूँ इसका, फिर मैं समझाता हूँ। तो इसे लिख लो पहले, डिटेक्ट द चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो,
फाउंड इन इनर ईयर्स, ठीक है ना, ईयर में ही प्रेजेंट होते हैं। चलो यहाँ पे समझ में आ गया। देखो स्किन का ये हो गया 3, ये तुम्हारे टंग के हो गए, ये तुम्हारे नोज के हो गए, ये तुम्हारे आईज के हो गए एक, और 2 हो गए तुम्हारे ईयर के। क्लियर है ना, इतने ही सेंसरी ऑर्गन थे और इतने ही तुम्हारे रिसेप्टर सेल्स हैं। क्लियर है। अब देखो यहीं पे समझोगे आप, मैं स्टेटो रिसेप्टर समझा रहा था। क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ लोगे इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ये ना हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम को कैसे डिटेक्ट करता है, जरा समझने का कोशिश करना। वैसे इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास के ह्यूमन फिजियो में। क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे समझोगे, समझना यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम को कैसे डिटेक्ट कर रहा है। वो भी कान, जो कान है ना हमारा, ये हमारे बॉडी को एक बैलेंस में रखे हुए है। अगर अगर कान में अगर स्टेटो रिसेप्टर डैमेज हो जाए, क्लियर है ना, तो फिर मैं अभी जो ये बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहीं पे गिर सकता हूँ। ठीक है ना, मेरा बैलेंस नहीं बन सकता। जबकि देखो मैं कितने ही आराम से देखो इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, आराम से गिर रहा हूँ क्या, नहीं ना। लेकिन वही बात करो ना एक बच्चे में, जब वो सीख रहा होता है तो वो गिरता है कि नहीं। तो उस समय क्या होता है कि जैसे देखो सिर्फ यही नहीं है, ये तो डिटेक्ट कर रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन हाँ नर्वस सिस्टम भी तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही किया है, अभी ज्यादा आगे नहीं गए हैं ना हम लोग, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भाई। अभी तो न्यूरॉन भी नहीं पढ़े हम लोग, अभी तो बस रिसेप्टर्स देख रहे हैं। तो ये देखो डिटेक्ट कैसे करता है ना, समझोगे। आपने एक चीज पढ़ा होगा ईयर में ना, आप कभी इस तरीके का एक फिगर देखे होगे, है ना, जिसे कॉक्लिया बोलते हैं। अब इस कॉक्लिया में ना फ्लूइड होते हैं, इस कॉक्लिया में क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉक्लियर फ्लूइड। अब देखो ध्यान से देखना, कभी आपने ये चीज जरूर देखा होगा, आप कभी ये मैरी गो राउंड जो होते हैं ना, बड़े वाले झूले होते हैं, उस पे कभी चढ़े हो, चढ़ के जैसे उतरोगे ना लगेगा कि अभी तक वही है। या फिर कभी ट्रेन पे सफर करो, लंबी जर्नी है ना, तो फिर जब उतर भी जाओगे ना ट्रेन से, बैठ भी जाओगे या सो भी रहो, तुम्हें लगेगा कि ट्रेन चल ही रहा है ना। ये आखिर होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर का जो फ्लूइड है ना, वो एक मोशन में मान लो मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जब मूव कर रहा है तो वो रुक भी जाता है, तो ड्यू टू इनर्शिया हमें फील होता रहता है। अरे समझ में, उसी तरीके का केस है मैरी गो राउंड का। तो आखिर ये करता क्या है, ये जो फ्लूइड है ना, तो इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये जो कॉक्लिया का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी मेम्ब्रेन में। आ रहा है समझ में। अब ये क्या करेगा, कहीं से भी अगर उस फ्लूइड की मूवमेंट होगी लेफ्ट राइट या कहीं भी इस तरीके से, तो उस मूवमेंट को वो डिटेक्ट कर लेगा ना। आ रहा है समझ में। और देखो दोनों ही ईयर है, बिल्कुल ही देख लो, अगर सेंट्रल पार्ट से देखो तो दोनों इक्वल पोजीशन पे है, तो कॉक्लिया भी दोनों इक्वल पोजीशन पे हो गए, दोनों में फ्लूइड भी इक्वल होंगे। तो वहां पे ना ये दोनों एक तरह से देखा जाए ना तो एक तराजू की तरह काम कर रहा है, देखो इस तरीके से। क्लियर है ना, कहीं भी अगर थोड़ा सा फ्लूइड इधर उधर हुआ ना, जैसे ऐसे हो गया तो फ्लूइड थोड़ा सा इधर हुआ होगा, इस तरीके से होगा फ्लूइड इधर हुआ होगा, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है ये। और जैसे ही डिटेक्ट करता है ब्रेन के पास सिग्नल भेज देता है। अभी बस डिटेक्शन देख रहे हैं आप, ब्रेन के बाद ब्रेन क्या करेगा वो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ही सकता है, सोच भी सकते हो। ब्रेन के पास जैसे ही सिग्नल भेजेगा, ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कोई मूवमेंट शो करेगा। क्लियर है ना, बॉडी को मान लो इस तरीके से हुआ है कि गिरने वाले हैं, तो फिर बॉडी को इस तरीके से मूव करवाएगा, तो ताकि हम एक बैलेंस हो सके, इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा सके। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपने समझ लिया। इसे देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद बस एक छोटा सा पॉइंट बच गया है, उसे आज देखते हैं, और फिर बाकी का जो न्यूरॉन्स वगैरह है उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से मैं इसे इरेज करके आपको समझाता हूँ आगे। देखो हम क्या देखने जा रहे हैं पहले समझोगे। हम देखने जा रहे हैं ना कि नर्वस सिस्टम के काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक से समझने की कोशिश करना। नर्वस सिस्टम के काम करने का ना तरीका क्या है, उसका स्टाइल क्या है काम करने का, क्योंकि हर किसी का ना एक अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो नर्वस सिस्टम क्या कैसे काम करता है, देखो अभी हमने रिसेप्टर सेल देखा। रिसेप्टर सेल या सेंसरी ऑर्गन बोलो, सेंसरी ऑर्गन की मदद से वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा। क्लियर है, बॉडी में स्टिमुलस आ गया। अब क्या होगा, इस स्टिमुलस को पहुंचा दिया जाएगा ब्रेन के पास विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। क्लियर है ना, नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड भी। क्लियर है ना, तो नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के हेल्प से इसे ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। अब ब्रेन पे जाने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मेमोरी, क्योंकि प्रीवियस मेमोरी भी तो है ना ब्रेन में, तो प्रीवियस मेमोरी के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, और ये एनालिसिस करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद एक वेल डिफाइंड रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और उस रिस्पॉन्स को फिर शो किया जाएगा थ्रू इफेक्टर्स। देखो यहाँ आया रिसेप्टर, यहीं पे समझ लो, ये इसी दोनों से तो काम चलता है हमारा, एक है रिसेप्टर और एक हो जाता है ना इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होता है, एनसीईआरटी में देखना एक रिफ्लेक्स आर्क दे रखा है, उसमें इफेक्टर और रिसेप्टर दोनों के फिगर दिखा रखे हैं, वैसे मैं आगे बताऊंगा। रिसेप्टर समझ रहे हो ना, रिसेप्ट करने वाला। इफेक्टर क्या है, रिस्पॉन्स को शो करने वाला। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये बोर्ड हॉट है, इसे मैंने टच किया, ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन है ना इधर, यानी रिसेप्टर स्किन में है ना प्रेजेंट, रिसेप्टर इसने रिसेप्ट किया इस तरीके से, देखो ऐसे ब्रेन के पास आ गया मैसेज, अब इधर से रिस्पॉन्स जा रहा है, तो ये रिस्पॉन्स कहाँ तक जाएगा, ये इधर के जो मसल्स है ना, जो कि इसके कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मसल के पास आएगा वो मैसेज, और इस मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा ताकि हमारा हाथ यहाँ से हट जाए। आया समझ में। सो दैट इज इफेक्टर, जो रिस्पॉन्स को शो करता है ना इफेक्टर, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है ना रिसेप्टर। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा कि इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स को शो किया जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच नर्वस सिस्टम वर्क। क्लियर है ना। यानी हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, समझ गए ना, इसी को बस लिख लेना। तो इसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के लिख लेना, या सिंपली लिख लो इस तरीके से, द नर्वस सिस्टम functions in following steps। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला तो देख लो क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, इट डिटेक्ट्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस समझ रहे हो ना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, तो सेंसरी ऑर्गन्स। ये समझ गए आप। नेक्स्ट देखो अब क्या करेगा, इस स्टिमुलस को ना ट्रांसमिट कर देगा ब्रेन के पास। ऐसे लिख लो, आफ्टर द, क्या लिखोगे, डिटेक्शन है ना, आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इट ट्रांसमिट्स द इम्पल्स। इम्पल्स मतलब यहाँ पे वो मैसेज है ना, कि बॉडी में क्या चेंज आया, वो भी तो एक मैसेज है ना, उस मैसेज को पहुंचाएगा आगे। ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द ब्रेन थ्रू थ्रू नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो पहुंचाएगा ब्रेन के पास। अब क्या करेगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो लास्ट लिख लो, एट लास्ट द ब्रेन क्या करेगा, द ब्रेन एनालाइजेज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड accordingly। एंड रिस्पॉन्ड मत लिखो, एंड प्रोड्यूसेस लिख लो, प्रोड्यूसेस एंड प्रोड्यूसेस a response accordingly, which is shown with the help of
इफेक्टर्स, क्लियर है ना, जो कि इफेक्टर या इफेक्टर ऑर्गन लिख सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर है ना, इफेक्टर ऑर्गन के हेल्प से वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे चलो मुझे ही एग्जाम्पल में ले लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि पीछे के 3-4 बच्चे क्या है ना, शोर कर रहे हैं, आ रहा समझ में। तो ध्यान से देखना, स्टिमुलस आ चुका है, ईयर, फोनो रिसेप्टर ने ऑलरेडी उसे डिटेक्ट कर लिया है कि वो बदमाशी कर रहा है, ठीक है। प्लस फोटो रिसेप्टर ने देख भी लिया है कि वो शरारत कर रहा है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या करेगा, ये ऑलरेडी ब्रेन तक भी पहुंच चुका है, ट्रांसमिशन भी हो गया है। अब ब्रेन उस पे एनालाइज करेगा, यानी मेरे पास प्रीवियस मेमोरी है ना, कि बच्चे जब ऐसे करते हैं ना तो उसे 2-3 लगा दो ना तो फिर शांत हो जाते हैं, इतना मेरे पास प्रीवियस मेमोरी है। तो इस मेमोरी के अकॉर्डिंग ब्रेन ने प्रोसेस करके क्या किया, एक रिस्पॉन्स जनरेट किया कि उसे लगाओ। लेकिन देखो, अभी उसने सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट किया, शो नहीं किया उसने। और सिर्फ मेरे सोच लेने से क्या वो शांत हो जाएगा, नहीं ना, मुझे कुछ एक्शन शो करना पड़ेगा। या तो मुझे किसी तरीके से फेस बना के उसे दिखाना पड़ेगा, एक डरावना फेस, कि मैंने देख लिया तुम जो कर रहे हो, इसलिए सतर्क हो जाओ। या फिर मुझे चल के जाना पड़ेगा और उसे 2 लगाना पड़ेगा, मूवमेंट शो करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी मूवमेंट शो करना पड़ेगा वहां पे। आ रहा समझ में। तो ये किसकी मदद से होगा, इफेक्टर ऑर्गन की मदद से होगा ना। आ रहा समझ में आपको। तो इस तरीके से वो फिर फाइनली शांत हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं शांत हुआ तो और भी ऑप्शन है, ये तो बस मैंने आपको इसे समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा समझ लेना। अब ना हम पहले बेसिक्स, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन एक तरीके से देख लिया, हम ना बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले न्यूरॉन देखेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से मैसेज आगे ट्रांसमिट होता है। इस तरीके से फिर धीरे धीरे ना हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। चलो फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर होते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर पहली बार आया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई डॉट्स होता हो तो फिर देखो आपके पास सारे ऑप्शन है भाई। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, क्लियर है ना, आप वहां पे मुझे पिंग कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बस आप करना क्या, क्लास मेंशन कर देना, अपना नाम मेंशन कर देना, और फिर अपना क्वेश्चन मेंशन कर देना। अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो से, मतलब किसी पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उस लेक्चर में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड होगा तो वहां का टाइम दे देना, टाइम सीक्वेंस, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप पूछ क्या रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डॉट भी अपना क्लियर कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे डॉट्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ हम लोग ऑलरेडी बोर्ड लेवल प्लस एडवांस लेवल भी कवर कर रहे हैं, और इसे पूरा ही कवर करेंगे, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो, ये चैप्टर खत्म होगा, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके भी एमसीक्यू में करवा दूंगा। इसके बाद फिर जो बचेंगे, एक रिप्रोडक्शन और एक हेरिडिटी। उसके बाद लास्ट का जो 2 चैप्टर है ना, वो मतलब कि ज्यादा लंबा नहीं है, वो 1 वीक का चैप्टर है, 1 वीक में दोनों चैप्टर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सिलेबस का टेंशन मत लेना, शुरू के 4 चैप्टर हमें बिल्कुल ही आराम से और बिल्कुल ही समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। और देखो, यहाँ ऑनलाइन है ना, इसलिए और भी चीजों को समझाना पड़ता है, क्योंकि आप सामने तो हो नहीं कि हर चीज पूछ सको। तो यहाँ मुझे ऑलरेडी खुद समझना पड़ता है कि आपको क्या प्रॉब्लम होगा और उसे डिस्कस करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, कोई नहीं, आराम से देखो, ठीक है। चलो फिर बाय।